नमस्कार साथियों। आज फिर आप सभी साथियों का प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। आज जो अपनी राजस्थान भूगोल के अंदर, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो क्लासें चल रही थी, वो 3 क्लासें हो गई थी विधिवत तरीके से। आज जो क्लासों का जो पार्ट रहेगा अपना, ये है पार्ट नंबर 4। इससे पहले अपने कौन से पॉइंट पढ़ लिए थे? हम पढ़ रहे थे राजस्थान का पहला विषय, पहला पॉइंट, जिसका नाम था राजस्थान नामकरण का इतिहास। और राजस्थान नामकरण का जो इतिहास है, उसमें अपने पॉइंट कितने पढ़ लिए थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट यहां काम करेंगे। राजस्थान नामकरण के इतिहास में हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा था, वो कौन सा था कि राजस्थान के पौराणिक नाम, राजस्थान के जो पौराणिक नाम थे, वो आपके पास में 2 थे। एक तो रामायण के अंदर उल्लेखित वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया मरुकांतार, और दूसरा हमने पढ़ा था राजस्थान को वेदों में क्या कहा गया था, तो वो ब्रह्मवर्त कहा गया था। तो ये तो था पौराणिक नाम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाला पॉइंट भी अपने पढ़ लिया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख में हमने पढ़ा था, एक तो हमारा गोसुंडी शिलालेख और एक हमारा इंपॉर्टेंट बसंतगढ़ शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख में आपने देखा था क्या कि राजस्थानीय शब्द, और बसंतगढ़ शिलालेख में आपने देखा था राजस्थानिया द्वितीय शब्द देखा था। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमारा था, वो था राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ अपने देखे थे कि राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ यहां पर 2 थे। एक तो राजरूपक थी, जो वीर भाण की थी, जो जोधपुर से है। एक मोहनोत नैणसीरी ख्यात थी, जो भी जोधपुर से संबंध बताया जा रहा है। और अपने ये देखते हैं कि दोनों के द्वारा राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि किसी राजपुताने भूभाग के लिए नहीं था। इसीलिए इस सब्जेक्ट पॉइंट को भी पढ़ना जरूरी था। 4 नंबर जो अपने पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट कौन सा काल पढ़ा था, वो पढ़ा था ब्रिटिश काल। और ब्रिटिश काल के अंदर हमने 2 व्यक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े थे। पहला पढ़ा था जॉर्ज थॉमस, और दूसरा व्यक्ति तो इंपॉर्टेंट कौन सा था, कर्नल जेम्स टोड। जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द सबसे पहले 1800 में दिया गया था, और इसी राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण हमने देखा था कब का बताइए, तो 1805 का। विलियम फ्रैंकलिन की एक किताब थी, जिसका नाम क्या था, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें पहला हमने लिखित प्रमाण देखा था। उसके बाद दूसरा व्यक्ति तो हमारा जो था, वो इंपॉर्टेंट था कर्नल जेम्स टोड। और आपने देखा था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई 1829 में एक पुस्तक, जो 2 भागों में विभाजित थी, जिसका अंग्रेजी नाम भी इंपॉर्टेंट आते हैं। इस किताब का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग हुआ था, एक रजवाड़ा, एक रायथान और एक राजस्थान। ये तीनों शब्द जो है, इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है, वो निकला था राजाओं का आवास, राजाओं का आवास। उसके बाद हमारा 5 नंबर एक पॉइंट आता है। वो पॉइंट यदि अपने पढ़े तो वो है मुगल काल। कि मुगल काल के समय भी राजस्थान के लिए विभिन्न विभिन्न नामों का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद हमारा 6 नंबर पॉइंट बनता है, वो इंपॉर्टेंट बनता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी राजस्थान के लिए विभिन्न नाम दिए गए। हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के पश्चात। तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कि राजस्थान नामकरण का जो इतिहास है,
जो राजस्थान के विभिन्न ज्योग्राफी के टॉपिकों में पहला पॉइंट है। पहला, इसमें पौराणिक नाम, फिर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, फिर राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, और फिर हम पढ़ लेते हैं जैसे ब्रिटिश काल, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं। बाकी इससे पहले मुगल काल आए थे तो उन्होंने भी राजस्थान के लिए नामकरण दिया है। और फिर हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के पश्चात, हमने इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया था क्योंकि मुगल काल के अंदर राजस्थान को नाम नहीं दिया गया था, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को विभिन्न नामों से जाना गया था जरूर। तो ये छोटा सा पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। और फिर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्वतंत्रता के पश्चात जो नामकरण है वो वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। आज ये छोटा सा पॉइंट पढ़ लें अपने, मुगल काल के समय राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को क्या क्या नाम दिया गया था। तो है मुगल काल के समय राजस्थान के क्षेत्रों के नाम। मुगल काल के समय राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नाम। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पहला हम पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में एक जगह है जिसका नाम है, देखो, सिवाड़ा। सिवाड़ा नामक एक दुर्ग पड़ता है सिवाड़ा नामक जगह पर। और फिर हमारे पास में है चित्तौड़ दुर्ग, ध्यान रखना। चित्तौड़ जिले की बात है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में है वो है जालोर दुर्ग, ध्यान रखना। जालोर वाला क्षेत्र, जालोर क्षेत्र के बाद हमारे पास में है उदयपुर वाला क्षेत्र, यहां ध्यान रखना। तो एक उदयपुर, एक जालोर, एक चित्तौड़, एक सिवाड़ा, इनको देख लो पहले। कि ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों से पहले भारत पर मुगलों का राज था। तो अंग्रेजों से पहले मुगलों ने राजस्थान को कोई नाम नहीं दिया, जबकि राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों को नाम जरूर दिया था। जैसे सिवाड़ा दुर्ग की लोकेशन जब भी आपसे पूछे तो इसकी लोकेशन आप जानते हो कि बाड़मेर में है, ये ध्यान रखना। इसकी लोकेशन कहां मिलेगी? बाड़मेर के अंदर मिलेगी। और फिर यदि आपसे पूछे कि ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है तो ध्यान रखना इसमें जो श्रेणी आएगी वो आएगी गिरी श्रेणी। इसके बाद इसके निर्माता आप पहले पढ़कर आए हो, पहले आपने पढ़ा था, इनके जो निर्माता है वो है वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार, इस बात पर ध्यान देना। आप इस पंवार शब्द से ले लेना कि सिवाड़ा में कहीं ना कहीं पंवार थे। इसीलिए आपको पता है कि 1308 की इंपॉर्टेंट बात है जब सिवाड़ा को मुगल या सिवाड़ा को मुस्लिम नाम मिलता है। 1308 में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहां आक्रमण करता है सिवाड़ा पर, और सिवाड़ा का मुस्लिम नाम जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, ध्यान रखना, वो दिया जाता है खेराबाद। ये रहा कि मुगल काल के समय हमारे सिवाड़ा का सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है, खेराबाद है। और इसके निर्माता कौन है, वीर नारायण पंवार है। ये कौन सी श्रेणी में है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में है। कहां पर है वर्तमान में, बाड़मेर में है, लेकिन ये जालोर रियासत में आता था। जालोर रियासत का दुर्ग था। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी इसीलिए कहते हैं कि जालोर दुर्ग का, ये जालोर रियासत का एक इंपॉर्टेंट दुर्ग था। तो कौन सा नाम मिल गया बताओ, खेराबाद। और किसने अटैक किया था, अलाउद्दीन ने। और ये कब की बात है, ये 1308 की इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमारे पास में है चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग की श्रेणी आप जानते हो कि इसकी श्रेणी आप लिखो गिरी दुर्ग तो सही रहेगा, जबकि हमारा चित्तौड़, हमारा गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ दुर्ग, राजस्थान का आधुनिक गौरव पोखरण जैसलमेर,
दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़, रानियों की सिरमौर पद्मिनी रानी, नृत्यों का सिरमौर घूमर, और बावड़ियों का सिरमौर रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में है, और वाद्य यंत्रों में सिरमौर हमारा सारंगी तत्वाद्य यंत्र है। तो ये जो दुर्ग है ये इसकी श्रेणी कौन सी है? इसकी गिरी। जबकि ये ध्यान रखना कितनी श्रेणियों में आता है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बने, ये 8 श्रेणियों में आता है। टोटल श्रेणियां 9 है दुर्गों की, जिसमें से धानुव दुर्ग को छोड़ दिया जाए तो 8 दुर्गों में चित्तौड़ आता है। और चित्तौड़ दुर्ग पर भी आक्रमण जो होता है, ध्यान रखना, वो अलाउद्दीन खिलजी का होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें एक मुस्लिम नाम दिया है, जिसका नाम क्या है? खिजराबाद। यहां ध्यान रखना भाई, एक तो हमारे पास में खेराबाद, एक हमारे पास में खिजराबाद। ये दोनों ही राजस्थान के नामकरणों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्षेत्रों के लिए मुगल नामकरण है। उसके बाद है हमारे पास में जालोर। जालोर दुर्ग आपको पता है जालोर में ही है ये। और आपको ये भी पता है कि जो जालोर दुर्ग है इस श्रेणी में कौन सा है? तो इसकी श्रेणी भी गिरी दुर्ग है। कांचनगिरी पहाड़ी पर यह दुर्ग मिलता है, तो यह गिरी दुर्ग है। और फिर इंपॉर्टेंट है कि ये गिरी दुर्ग है, इसका मुस्लिम नाम क्या है? तो ध्यान रखना, यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी और नाम देता है जलालाबाद। ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो कौन सा नाम? जलालाबाद, यहां इंपॉर्टेंट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जलालाबाद दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को खिजराबाद दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाड़ा को खेराबाद नाम दिया है। ये ध्यान रखना, तीनों ही मुस्लिम नामकरण के अंदर सुमेलित करने का कॉलम बनेगा, तब आप इसको सही कर पाओगे। अब रह गया उदयपुर। उदयपुर को यहां देखें कि उदयपुर का जो नामकरण था वो क्या नामकरण था? तो उदयपुर इंपॉर्टेंट है। उदयपुर जिले में जो नाम दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो अकबर द्वारा रखा जाता है। इसका मुस्लिम नाम यहां ध्यान रखना, अकबर के द्वारा इन्हें क्या कहा गया था? मोहम्मदाबाद कहा गया था। ये ध्यान रखना कि मोहम्मदाबाद यदि किसी क्षेत्र का मुस्लिम नाम है तो उदयपुर का मुस्लिम नाम मोहम्मदाबाद है। उदयपुर के बाद यदि अपने पास में इंपॉर्टेंट हो तो वो ध्यान रखना आमेर दुर्ग है। आमेर वाले बेल्ट को, आमेर वाले प्रदेश को भी इन लोगों ने मुस्लिम नाम दिया है। आमेर कहां है? आमेर जयपुर में स्थित है। आपको यह भी पता है कि आमेर जो है वो एलिफेंट सवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट सवारी के लिए राजस्थान का कोई दुर्ग हो तो वो आमेर दुर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग का जो मुस्लिम नाम है वो आप ध्यान रखना, इसका मुस्लिम नाम तो कई बार पूछ लिया गया है। इसका जो मुस्लिम नाम है वो कौन सा है? मोमिनाबाद है। कौन सा है? मोमिनाबाद। ध्यान रखना, मोमिनाबाद यदि किसी दुर्ग का मुस्लिम नाम हो, मुगल काल के दौरान नाम रखा गया हो, तो वो आमेर का है। ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ गया वो कौन सा आ गया? वो आ गया, ध्यान रखना, गागरोन। और ये जो गागरोन है इसकी लोकेशन कहां पर है? ये है झालावाड़ के अंदर। आप जानते हो कि झालावाड़ में गागरोन जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। एक तो काली सिंध और एक काली सिंध की आहू नदी पर है, और जिस जगह पर है उसे कहते हैं सामेला। इस दुर्ग की नींव नहीं है, ये सीधी चट्टान पर खड़ा दुर्ग है। और ये दुर्ग कभी दूर से दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना, क्योंकि पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है और फिर इसकी नींव भी नहीं है, तो दूर से दिखाई नहीं देता। ध्यान रखना, ये इसका जो नाम है, इसका नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वो है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद।
और यदि मुस्तफाबाद किसी क्षेत्र का नाम हो तो वो गागरोन वाले क्षेत्र का नाम है। जैसे ही गागरोन आया, आपके दिमाग में आया कि गागरोन दुर्ग वही है जहां पर संत प्रताप सिंह यानी संत पीपा का जन्म हुआ था। वही पीपा की छतरी बनी हुई है। और अकबर ने गागरोन जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के निवासी थे उन्हें भेंट कर दिया था, उन्हें दे दिया था। और फिर आपको पता है सांगा ने यही गागरोन मेदिनी राय को दे दिया था। और फिर यदि इंपॉर्टेंट हो तो आपको पता है शाहजहां ने यही गागरोन जो है वो कोटा के शासकों को दे दिया था। तो गागरोन तो कई क्षेत्रों की या कई राजवंशों के तहत रह चुका है। ये हो गया आमेर और ये हो गया उदयपुर हमारा मोहम्मदाबाद। यहां ध्यान रखना कि ये हमारे इतने जो प्रदेश है कितने हो गए, यहां ध्यान रखना। पहला तो हो गया ये नामकरण का एक डायग्राम बना हुआ है। पौराणिक राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ ब्रिटिश काल में, मुगल काल में और स्वतंत्रता के पश्चात। यहां हमने देख लिया एक सबसे इंपॉर्टेंट है सिवाना, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है चित्तौड़, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जालोर, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है उदयपुर। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास में उदयपुर के बाद यदि है तो वो कौन सा हो गया आमेर हो गया, और उसके बाद कौन सा हो गया वो हो गया हमारे पास में गागरोन। और गागरोन की कई बातें आपने जान ली। अब हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का नामकरण। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का नामकरण। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के नामकरण में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना था? आपको सबसे पहले वही पढ़ना था जो आपने पढ़ा था। इधर आपने पॉइंट बनाया था सबसे पहले वाला कि जो भारत जो आजाद हुआ उसके बाद की बातें हैं सारी। भारत आजाद हुआ बराबर 1947 के दिन, ये आपने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया था। फिर आपने ये पढ़ा था कि जैसे ही भारत आजाद हुआ तो जितने भी राज्य थे उन राज्यों का क्या हुआ था पुनर्गठन हुआ था। और इस राज्य पुनर्गठन के लिए आपने ये भी पढ़ा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। इस पॉइंट को स्वतंत्रता के पश्चात रख सकते हो, इस पॉइंट को संवैधानिक तथ्य में भी रख सकते हो आप। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का क्या कर दिया एकीकरण कर दिया, भारत का एकीकरण किया। जब उसने भारत का एकीकरण किया तो उसके चरण हम पढ़कर आए हैं कि उनके चरण 4 थे, जिसमें ए और बी और सी और डी नाम से चरण थे। ए में आपको पता है कि ए में वे राज्य थे जो बहुत बड़े बड़े थे, और ए पर अंग्रेजों ने जिन्हें सबसे पहले अपने अधीन में लिया हो। उसमें आपने पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपना प्रतिनिधि जो है वो गवर्नर नियुक्त किया था। और इसमें ए बी सी एम एस नाम के राज्य थे। ए यानी अवध उत्तर प्रदेश वाला, बी यानी बंगाल जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, और सी में आपने पढ़ा था झांसी जो उत्तर प्रदेश था, एम आपने पढ़ा था मद्रास जो चेन्नई वाला क्षेत्र है, और उसके बाद एस आपने पढ़ा सतारा। यानी ए श्रेणी में कहीं राजस्थान का नाम तो नहीं है ना। तो अपने बी में देख ले, अपने को राजस्थान नाम ही देखना है। अपने बी श्रेणी में ये देखा था बी यानी बड़ी बड़ी, तो यहां हो जाएगा उल्टा कि छोटी छोटी रियासतों को एक किया गया था। यहां छोटी छोटी रियासतें थी और यहां जो पद था प्रतिनिधि का वो राज प्रमुख का था, और उन सभी रियासतों को एक करना था और एकीकरण करना था। इसमें राजस्थान कैसे आता है? क्योंकि राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर राजस्थान बना था। इसीलिए हमारे पास में यही पॉइंट था कि जो राजस्थान है वो 20 श्रेणी का राज्य था। क्या यही पूरा
नहीं, हमने सी के अंदर पढ़ा था कि जो सी श्रेणी थी वो इंपॉर्टेंट यहां पर कैसे हो गई थी कि सी श्रेणी में चीफ शिप वाले थे। भारत में जितने भी चीफ शिप यानी हेडक्वार्टर्स थे जहां अंग्रेजों का पीए, इसके अलावा एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो रहते थे वो पद यही था। और इसमें राजस्थान का एक पद था जो था अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था। अपने पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी अजमेर में बैठते थे जिनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। तो वो हम यहीं से पढ़ते हैं। इसीलिए राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी तो बी और सी, और राजस्थान किस श्रेणी का था तो बी, और अजमेर को छोड़कर शेष राजस्थान किस में था तो अजमेर को छोड़कर शेष राजस्थान बी में था, और संपूर्ण राजस्थान को छोड़कर अजमेर किस में था तो सी में था। अब आप यहां पर क्या पढ़ोगे, अब यहां इंपॉर्टेंट अपने पढ़ेंगे कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, उसमें भी स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कहां हुआ था, यानी स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग। यहां तो राजस्थान को श्रेणियों में विभाजित किया है, और राजस्थान शब्द के प्रयोग के बाद विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग फिर राजस्थान दिवस के रूप में कब सामने आया, और फिर राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में सामने कब आया। ये पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहां पर हमारे पास में कि भारत का जो एकीकरण 4 चरणों में हुआ, उनके लिए कई आयोग बने थे। हम राजस्थान में जाएंगे तो हम जानेंगे डॉक्टर फजल अली आयोग इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर फजल अली जो आयोग था वो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डॉक्टर फजल अली आयोग, और डॉक्टर फजल अली आयोग पहला पॉइंट, इसका आधार क्या था। इसमें कई पॉइंट बनेंगे, ध्यान रखना। और 2 नंबर पॉइंट इसमें कौन सा हो जाएगा, ये बना कब था, बना था। सी नंबर पॉइंट, इसमें सदस्य कितने थे, और सदस्यों के बाद 4 नंबर जो पॉइंट है वो है इसने रिपोर्ट कब दी थी, और रिपोर्ट के बाद 5 नंबर इसमें पॉइंट है सरकार ने इसकी रिपोर्ट को कब स्वीकार किया, यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार किया, कि सरकार ने इसकी रिपोर्ट को कब स्वीकार किया, यह इंपॉर्टेंट है। और छठा जो पॉइंट इसमें बनेगा वो बनेगा कौन सा, संबंध, कि इसका संबंध किससे था। बस इतने पॉइंटों में आप फैजल अली नाम का जो आयोग है वो कहीं ना कहीं एक भारतीय एकीकरण के अंदर कार्य करेगा। खूब सारे आयोग थे लेकिन हमें राजस्थान में जाना है तो फजल अली, डॉक्टर फजल अली आयोग इंपॉर्टेंट है। पहला इसका आधार क्या था तो इसका आधार था भाषाई आधार, ध्यान रखना। कौन सा आधार था, भाषाई आधार था। यहां पर ध्यान रखना कि इसका आधार था भाषाई, ध्यान रखना। उसके बाद 2 नंबर, ये बना कब था तो दिसंबर 1953 में ये बना था, ध्यान रखना। कब बना है ये बना है दिसंबर 1953 के अंदर। यहां इंपोर्टेंट में ध्यान रखना, दिसंबर 1953 में ये बना है। फिर इसमें सदस्य कितने थे तो जब भी आपसे पूछे कुल सदस्य है तो कुल सदस्य ध्यान रखना इसमें 3 थे। कुल सदस्य इसमें 3 थे। उसके बाद इसने रिपोर्ट कब दी थी, इसने सरकार को रिपोर्ट दी थी 1955 के अंदर, ध्यान रखना। 53 में बना था और 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और फिर सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार किया था 1 नवंबर और 1956 को, और सरकार ने 1 नवंबर 1956 को इनकी रिपोर्ट स्वीकार करके भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को इनकी रिपोर्ट स्वीकार कर
इनकी रिपोर्ट स्वीकार कर भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को इनकी रिपोर्ट स्वीकार कर सरकार के द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जो वर्तमान के अंदर हमें 28 राज्यों में प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, यूनियन टेरिटरी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये था इसका संबंध। यदि अपने से पूछे इसका संबंध, तो आप जानेंगे कि इनका संबंध था राज्यों का पुनर्गठन। अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में इधर वाला पॉइंट हम इससे पहले वाली क्लास में देखकर आए हैं। क्लास को अधिक शेयर किया करो, और जो पहले वाला मैटर है फिर दूसरे दिन उसका मिलान किया करो, ताकि आप वहीं से शुरू करें दोबारा। तो हमारे पास में पहला पॉइंट है डॉक्टर फयाज अली नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोग, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास में यही है कि इसका आधार क्या था, भाषाई आधार, ये दिमाग में बना लेना। ये बना कब था? दिसंबर 1953 में बना था। और इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य इसमें 3 थे। और रिपोर्ट इसने कब दी थी सरकार को? 1955 में रिपोर्ट दी थी, और सरकार ने इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर 1 नवंबर 1956 को, ध्यान रखना, भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया था। वही 6 केंद्र शासित प्रदेश जिनको आप पहले पढ़कर आए हो कि डी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिनकी जनसंख्या लेवल कम था और जिनका क्षेत्रफल लेवल भी कम था, और जिनको हमने अर्जित किया था, और जो कि अंडमान निकोबार के रूप में हमें डी श्रेणी में इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिलता है। और यही वर्तमान में यदि अपने देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में हमें मिलते हैं। तो ये थी फजल अली आयोग। अब इसमें से इंपॉर्टेंट यदि मैं प्रश्न बनाऊं आपके लिए, तो आप यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखना कौन सा निकलेगा। यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि डॉक्टर फजल अली आयोग, डॉक्टर फजल अली आयोग का सदस्य नहीं था, का सदस्य नहीं था, यह प्रश्न है। ए ऑप्शन में इसने दिया है के एम पणिकर, बी में इसने दिया है एच एन कंजरू, और सी में इसने दिया है डॉक्टर फजल अली, डॉक्टर फजल अली, और डी में इसने दिया है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट दिया है। तब आप इसका क्या आंसर करोगे कमेंट में करो। यहां हमने देख लिया कि डॉक्टर फजल अली आयोग से संबंधित अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि डॉक्टर फजल अली आयोग का सदस्य नहीं था। आपको पता है कि इसमें कुल सदस्य जो थे वो कितने थे? तो कुल सदस्य बराबर 3 थे, और उन तीनों सदस्यों को आप विभाजन करो तो एक तो करोगे अध्यक्ष के रूप में कि इनका जो अध्यक्ष था वो इंपॉर्टेंट था, और एक इनके 2 सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहां ध्यान रखना, इनका जो अध्यक्ष था वो वही था, कौन बताओ? डॉक्टर फजल अली, ध्यान रखना। और इनके 2 जो सदस्य थे वो आप कौन से करोगे? तो वो ध्यान रखना, एक तो करोगे के एम पणिकर को, और एक करोगे एच एन कंजरू को। तो इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट जो है वो डॉक्टर फजल अली आयोग के सदस्य नहीं थे। इसको देखिए कि डॉक्टर फजल अली आयोग का संबंध राजस्थान से क्यों है, क्यों नहीं है।
तो यहां आपको पता चल गया कि इसने रिपोर्ट जब 1955 को दी थी, तो सरकार ने जब 1 नवंबर 1956 को रिपोर्ट इनकी स्वीकार करने के बाद जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया, तो उन 14 राज्यों में राजस्थान था। इसीलिए हम फजल अली आयोग देखते हैं। और राजस्थान का भी कहीं ना कहीं जो निर्माण है वो भाषाई आधार पर ही हुआ है, और उसके पीछे मूल जो जाता है वो डॉक्टर फजल अली आयोग को जाता है। इसलिए हम फजल अली आयोग से आने वाले प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को हल करेंगे कि जो 14 राज्य थे फजल अली आयोग के आधार पर, उसमें राजस्थान था। मैं इधर लिख दूं, ध्यान रखना। बाकी आपको सीधा सा पता ही है कि 1 नवंबर 1956 की वही दिनांक है जब राजस्थान नवीन राजस्थान के रूप में, राजस्थान पुनर्गठन के रूप में सामने आता है। इसीलिए अपने कहते हैं कि राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, न कि 30 मार्च को आयोजित होता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, यहां आपने देख लिया कि इस दिन राजस्थान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, जबकि राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। यहां ध्यान रखना, वो क्यों मनाया जाता है उस पर देखेंगे। और यहां आपने देख लिया कि राजस्थान स्थापना दिवस जो है वो क्यों मनाई जाती है। और इधर अपने यही देखा, इस प्रश्न का आंसर जो है वो गोकुल भाई भट्ट हो गया, ध्यान रखना। उसके बाद अपने पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को जानना भी बहुत जरूरी है कि यहां हमारे पास में क्या है, फजल अली आयोग है, ध्यान रखना। कौन सा? डॉक्टर फजल अली आयोग। डॉक्टर फजल अली आयोग, यहां ध्यान रखना कि डॉक्टर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। डॉक्टर फजल अली आयोग या डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में, डॉक्टर फजल अली आयोग के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर फजल अली थे, तो इनकी अध्यक्षता में, डॉक्टर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, जो आप पहले पढ़कर आए हो, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ध्यान रखना कि सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनकर तैयार होता है। यहां ध्यान रखना। आप अब पूछ ले कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसकी सिफारिश पर बनता है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बनता है, ध्यान रखना। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बनता है और किसकी अध्यक्षता में बनता है, तो डॉक्टर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बनता है। यहां आपने देखा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो कब बनकर तैयार होता है, 1947 के दिन। देश जैसे ही आजाद होता है, आजादी के बाद हमारे यहां पर कौन सा कार्य किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, संवैधानिक कार्य किया गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों का पुनर्गठन करके, भारत का एकीकरण करके उन्हें 4 भागों में विभाजित करना था। इसी जैसे ही भारत आजाद होता है 1947, उसी दिन से ये कार्य शुरू होता है और इसको संविधान में जगह दी गई थी, इसीलिए ये संवैधानिक पॉइंट है। और इसे संविधान में जो जगह दी गई थी वो भाग नंबर 7 में दी गई थी, यहां ध्यान रखना। भाग नंबर 7 में इन्हें जगह दी गई थी। जो आज हम पढ़ते हैं कि 238 नंबर के अनुच्छेद के अंदर इन्हें जगह दी गई थी, भाग नंबर 7 में इन्हें जगह दी गई थी। और जैसे इन्होंने राज्यों का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया, राज्यों का पुनर्गठन कर दिया,
तो जैसे ही इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन किया, अपना कार्य किया, उसी दिन से ये बताओ क्या पड़ा है, रिक्त पड़ा है। और कब से रिक्त पड़ा है? 1 नवंबर 1956 से ये रिक्त पड़ा है, ध्यान रखना। 1 नवंबर 1956 से रिक्त पड़ा है, क्योंकि आपने अभी देखा कि 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य प्रदेश जो है वो बनकर तैयार हो गया था। तो जैसे ही वो कार्य हुआ तो 1 नवंबर 1956 से हमारा भाग नंबर 7 जो है वो उसने अपना कार्य करने के बाद ये क्या पड़ा है, रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है। अब यहां से एक प्रश्न और है संवैधानिक पॉइंटों में, आप इस प्रश्न को फिर बताना कि इस प्रश्न में कौन सा आंसर सही होगा। ए में लिखा हुआ है कि नागरिकता, बी में लिखा हुआ है मूल कर्तव्य, और सी में लिखा हुआ है राज्य अनुसूचियां, या सी में लिखो मूल अधिकार लिखा हुआ है जैसे, और फिर डी में लिखा हुआ है, डी में जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जैसे राज्य व क्षेत्र। इनको यदि आपके पास में प्रश्न आए कि इनको क्रम से बताना है तो आप कमेंट के अंदर इनको क्रम से बताइए कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा और फोर्थ कौन सा होगा। ऐसे करते करते हमारे पास में 2, 2, 3, 8 यानी 238 नंबर अनुच्छेद के अंदर जो भाग नंबर 7 आएगा, उसने जैसा ही अपना एकीकरण का कार्य किया और राज्यों का पुनर्गठन किया, उसी दिन से वो क्या पड़ा है, रिक्त पड़ा है। और वो जो रिक्त पड़ा है वो कब से पड़ा है तो भी ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 से पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया था। अब देखिए हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट आ गए। हमारे पास में एक तो संवैधानिक पॉइंटों में से कौन सा राजस्थान के लिए पॉइंट आ गया, संवैधानिक पॉइंट। जो संवैधानिक पॉइंट है यहां हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के पश्चात वाला। संवैधानिक जो तथ्य है इसमें एक तो हमारे पास में आ गया ए, बी श्रेणी राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट काम कर गई। एक हमारे पास में आ गया सी श्रेणी वाला पॉइंट, और एक हमारे पास में आ गया राजस्थान स्थापना दिवस वाला जो पॉइंट है वो भी हमारे पास में आ गया। तो कितने पॉइंट आ गए यहां, 1, 2 और 3 पॉइंट आ गए। बस इन्हीं पॉइंटों को राजस्थान के नामकरण में हमें जानना था। अब 2 पॉइंट और रह गए हमारे पास में, वैसे 3 पॉइंट रह गए। एक तो हमारे पास कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां है। एक, राजस्थान शब्द का विधिवत या वैज्ञानिक प्रयोग कब किया गया था, और एक राजस्थान स्थापना दिवस। यानी इधर हमारे पास 3 पॉइंट और रह गए। पहला पॉइंट कौन सा रह गया कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, कौन से चरण में मिलता है, ये पॉइंट जानेंगे। उसके बाद 2 नंबर हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि राजस्थान शब्द का विधिवत व वैज्ञानिक प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक प्रयोग कब किया गया था कि राजस्थान शब्द का स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले विधिवत और वैज्ञानिक प्रयोग जो है वो कब किया गया था। और तीसरा पॉइंट हमारे पास में इंपॉर्टेंट है वो है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम
स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत और वैज्ञानिक प्रयोग क्यों किया गया और कब किया गया और कौन से चरण में किया गया। यहां स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, कौन से चरण में किया गया था। इसके लिए हमारे पास में जो पॉइंट बनेगा वो इंपॉर्टेंट कौन सा बनेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के एकीकरण और राजस्थान के एकीकरण की कुछ बातें जानना। राजस्थान के एकीकरण की कुछ बातें जानना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण की बातें जानना ये इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान रखना कि राजस्थान के एकीकरण को जब जानेंगे उतना ही जानेंगे कि हमारे पास में वो 3 नाम मिल जाए बस। एक तो कौन सा इंपॉर्टेंट नाम था हमारा, वो था कि स्वतंत्रता के पश्चात जब एकीकरण हुआ तो उसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग, फिर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का वैज्ञानिक या विधिवत प्रयोग कब किया गया था, और फिर सर्वप्रथम राजस्थान दिवस के रूप में कब सामने आया, क्यों आया। स्थापना दिवस तो हमने इधर पढ़ लिया। एकीकरण की कुछ बातें साधारण सी है, वो जाननी बहुत जरूरी है। एक तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट व साधारण बातें जानना जरूरी है। साधारण बातें जो पूछ ले तो आपका क्या किसी का गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। और दूसरी, रियासतों से संबंधित जो भी बातें हैं वो जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रियासतों की बातें जानना इंपॉर्टेंट है। और फिर थर्ड नंबर, चरणों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से चरण में क्या नाम मिलता है और कौन से चरण में क्या मिलता है। साधारण बातें और रियासतों की बातें और 3 नंबर चरणों की बातें। उन्हीं चरणों में हमें मिलेंगे तीनों नाम, ध्यान रखना। उन 3 नामों के लिए बस एकीकरण को ढूंढ रहे हैं हम। पहला ध्यान रखना, ये जो एकीकरण है इसके चरण कितने थे, चरण बराबर सीधा प्रश्न। 2 नंबर ध्यान रखना, इसमें समय कितना लगा, ये सीधा सा प्रश्न। फिर 3 नंबर, इसका प्रथम चरण कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इनका अंतिम चरण या इसका अंतिम चरण कौन सा था, ये फिर इंपॉर्टेंट है। और फिर रियासती विभाग क्या था जिन्होंने रियासतों को कहीं ना कहीं एक किया था, यानी सचिवालय की बात करेंगे। इतनी बातें या इतने पॉइंट हम इधर पढ़ेंगे। तो पहला, इसमें चरण कितने थे, तो कहीं दिक्कत नहीं है, सीधा सा आंसर है कि 7 चरण थे, सभी करेंगे इसको। उसके बाद इसमें समय यदि पूछे तो ध्यान रखना 8 वर्ष का समय था और 7 माह का समय था और 14 दिन का समय था। उधर आप पढ़कर आए हो कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने थे और यहां आपने पढ़ लिया कि 14 दिन भी लगे थे लास्ट में। और फिर इनका पहला चरण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 17 व 18 मार्च जो था 1948 वाला, वो इनका ध्यान रखना फर्स्ट चरण, पहला चरण जहां से शुरुआत होती है। आपको पता है उस शुरुआत वाले पहले चरण में तो कहीं राजस्थान शब्द नहीं है, वो तो मत्स्य चरण के नाम से है, इसीलिए मैं राजस्थान शब्द ढूंढना है स्वतंत्रता के पश्चात। अंतिम चरण यदि पूछे तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है 1 नवंबर और 1 नवंबर 1956 वाला लास्ट चरण 7वां, यहां दिया है सचिवालय। अब ये सचिवालय पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना सचिवालय को पढ़ना अति इंपॉर्टेंट हो गया, यहां ध्यान रखना। तो सचिवालय से पहले कुछ रियासतें दिखी हुई है, इसकी हम बात कर लें और रियासतों में ही हम रियासती विभाग की बात कर लेंगे जिसे हम सचिवालय के नाम से जानते हैं। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट कि रियासतें कितनी थी संख्या में, ये इंपॉर्टेंट। तो बराबर टोटल रियासतें 19 थी। बी नंबर जब श्रेणी पढ़ी थी, बी नंबर जब चरण पढ़ा था, श्रेणी जो एकीकरण भारतीय एकीकरण, उसमें राजस्थान में 19 रियासतें मैंने बताई थी वहां पर। और इसमें यदि पूछे राजस्थान में उस समय केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो केंद्र शासित प्रदेश की जब भी बात पूछे तो सिर्फ
एक था, ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास में पॉइंट है कि उस समय ठिकाने कितने थे। तो जो ठिकाने हैं वो उस समय ध्यान रखना 3 थे। ये साधारण बातें हर कोई करेगा। अब पूछ ले कितनी इकाइयां थी, तो 19 और 1 20 हो गई, और 20 और 3 कितनी हो गई फिर? 20 और 3 आपकी होगी 23। तो इकाइयां यदि पूछे तो 23 इकाइयां थी। ध्यान रखना 23 इकाइयों को एक करके राजस्थान बनाया गया था। इकाइयां बराबर 23, ठिकाने बराबर 3, केंद्र शासित प्रदेश यानी जो सी श्रेणी का था अजमेर, जहां चीफ सिप थी इसलिए वो सी श्रेणी में था, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को तो डी श्रेणी में रखा गया था। और कितनी थी रियासतें? तो 19 थी। अब और इंपॉर्टेंट देखें कौन सा पॉइंट रियासतों से इंपॉर्टेंट है। रियासतों से जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, सबसे पहली है बड़ी रियासत। उसके बाद में है सबसे नवीन यानी छोटी रियासत, लिख लें बड़ी के साथ में। छोटी रियासत के बाद में जो है वो कौन सी है? प्राचीन रियासत है। और प्राचीन रियासत के बाद में जो है वो है नवीन रियासत, ध्यान रखना। और नवीन रियासत के बाद में है जनसंख्या में बड़ी उस समय, और जनसंख्या बड़ी के बाद ध्यान रखना जनसंख्या में छोटी वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या में छोटी, जनसंख्या में बड़ी, और नवीन, और यहां ध्यान रखना प्राचीन, और यहां ध्यान रखना छोटी रियासत। यहां आप ध्यान रखना छोटी रियासत, यहां ध्यान रखना छोटी। यहां कौन सी ध्यान रखोगे? यहां ध्यान रखोगे छोटी, ध्यान रखना छोटी, छोटी रियासत। और इधर होगी बड़ी रियासत। अब इन सभी को ध्यान रखना, कौन सी बड़ी थी, कौन सी छोटी, कौन सी प्राचीन, कौन सी नवीन, जनसंख्या में बड़ी कौन सी और जनसंख्या में छोटी कौन। यहां बड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो है मारवाड़, बहुत इंपॉर्टेंट थी मारवाड़ रियासत के नाम से। और जो सबसे छोटी थी वो शाहपुरा के नाम से थी। शाहपुरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो प्राचीन थी वो थी मेवाड़ के नाम से, ध्यान रखना। मेवाड़ नाम की रियासत सबसे प्राचीन थी। और जो नवीन थी वो ध्यान रखना झालावाड़ के नाम से थी। और जो जनसंख्या में बड़ी थी वो उस समय ध्यान रखना जयपुर थी। और जनसंख्या में जो छोटी थी वो ध्यान रखना शाहपुरा थी। तो यहां शाहपुरा 2 बार आ गया, एक तो छोटी में आ गया और एक ध्यान रखना किस में आ गया? शाहपुरा जो है वो जनसंख्या में भी छोटी में आ गया। इसके अलावा कुछ रियासतें और ध्यान रखना आप यहां। एक तो ध्यान रखना जिन्हें तोपों की सलामी नहीं थी, सलामी नहीं थी वो वाली इंपॉर्टेंट है पॉइंट। एक ध्यान रखना जिसने सर्वप्रथम सर्वप्रथम जब एकीकरण हो रहा था, रियासतों का विलय हो रहा था, उस समय सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट है मुस्लिम रियासत। उस समय की मुस्लिम रियासत कौन सी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप ध्यान रखना जो कौन सी थी जाट रियासत थी वो भी इंपॉर्टेंट है, इधर लिख दूं मैं। जाट रियासतें कितनी थी? जाट रियासतें कितनी थी ये यहां इंपॉर्टेंट हो गया। क्लास को अधिक शेयर किया करो, और जो भी आपकी कोई रुचि हो वो कमेंट के अंदर जरूर दें ताकि वो आपकी पूर्ति हो। यहां जिन्हें तोपों की सलामी नहीं थी वो इंपॉर्टेंट है। तोपों की सलामी 2 को नहीं थी, एक तो किशनगढ़ नाम से, एक ध्यान रखना ये शाहपुरा जो आप पढ़ रहे हो
शाहपुरा और किशनगढ़ दोनों को तोपों की सलामी नहीं थी। शाहपुरा इधर छोटी में भी है, शाहपुरा इधर जनसंख्या में छोटी में भी है और इधर क्षेत्रफल में भी छोटी में, और शाहपुरा तोपों की सलामी भी इसको नहीं थी। और सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी बीकानेर। आपने कई बार पढ़ा है बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह जी को, इन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिया था, ध्यान रखना। और मुस्लिम रियासत जब भी पूछे तो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी, जिसने शिकार एक्ट बनाया था, शिकार एक्ट लागू किया था टोंक, ये वही है। और जाट रियासतें यदि आपसे पूछे तो दो थी, ध्यान रखना, एक तो थी भरतपुर नाम से जाट रियासत और एक थी धौलपुर नाम से। तो जाट रियासतें पूछे तो कितनी थी? दो थी। और आपसे पूछे कि सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी? उत्तरदायी शासन की, उत्तरदायी शासन की जो स्थापना है वो भी शाहपुरा ने की थी। तो शाहपुरा क्षेत्रफल में सबसे छोटी, शाहपुरा जनसंख्या में सबसे छोटी, और शाहपुरा तोपें ढालने की सलामी इनके पास में नहीं थी, और शाहपुरा सबसे पहले उत्तरदायी शासन, सलामी, और उधर आपने देख लिया छोटी और इधर आपने देख लिया क्षेत्रफल में छोटी। तो देखे, दोबारा इसको रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो अपने पढ़े। सबसे पहले अपने राजस्थान के नामकरण के इतिहास की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट अपने पढ़ेंगे, वीडियो में मिलेंगे। पहला पॉइंट पौराणिक वाला है कि राजस्थान का पौराणिक प्राचीन नाम क्या है। उसके बाद वाला नाम जो है वो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वाला है। उसके बाद में राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथों में राजस्थान को क्या कहा गया है, और ब्रिटिश काल को हमने इंपोर्टेंट में पढ़ा, और मुगल काल को ब्रिटिश काल के बाद में इसलिए रखा है कि मुगल काल जो है उसने राजस्थान को कोई नाम नहीं दिया, जबकि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को नाम दिया है। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात वाला जो हम विधिवत पॉइंट पढ़ रहे हैं वो वाला देखो, यह सिवाना जो है वो एक बाड़मेर में दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, वीर नारायण ने आपको पता है हल्देश्वर की पहाड़ी पर बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इन्हें आप इतना ध्यान रखना, खेराबाद इसका नाम है मुगल, चित्तौड़ का मुगल नाम खिजराबाद है, और जालोर का जो मुगल नाम है वो जलालाबाद है, ध्यान रखना। उसके बाद इधर अपने देखा उदयपुर, उदयपुर का जो नाम है वो कौन सा है? मुहम्मदाबाद, और आमेर का जो नाम है वो मुगल नाम मोमिनाबाद, और गागरोन का जो मुगल नाम है वो मुस्तफाबाद है, ध्यान रखना। गागरोन की तो कई बातें आप जानते हो। इसके अलावा आपने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात नामकरण का जो मैटर पढ़ रहे थे आप, उसमें आपने पढ़ा था कि ये पॉइंट जो है ये आप पहले पढ़कर आए हो इससे पहले वाली क्लास में, लेकिन यहां ध्यान रखना ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान उस समय बी श्रेणी का राज्य था। राजस्थान में बी और सी श्रेणियां थी। संपूर्ण राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो अकेला अजमेर सी श्रेणी में था, और अजमेर को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण राजस्थान बी श्रेणी में था। ये क्वेश्चन पर है कि आपसे कैसे पूछे। उसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर फजल अली आयोग था, जिसका आधार ध्यान रखना, आधार था भाषाई आधार, जो बना कब था? दिसंबर 53 में बना था 1900, जिसमें सदस्य कुल कितने थे? 3 थे। और इसने अपनी सरकार को रिपोर्ट कब दी थी? 1955 में दी थी, और सरकार ने इनकी रिपोर्ट को स्वीकार करने के पश्चात 1 नवंबर 1956 को इनकी रिपोर्ट स्वीकार की, और भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे, जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में है। यहां हमने देखा कि जो 14 राज्य बने थे उसमें राजस्थान था, इसीलिए राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को आयोजित होती है, 1 नवंबर को मनाई जाती है। फजल अली आयोग में छठा पॉइंट अपना था इसका संबंध था राज्यों का पुनर्गठन करना।
यहां हमारे पास फजल अली आयोग का एक क्वेश्चन है कि कौन सा सदस्य फजल अली आयोग में नहीं था, तो इधर अपने इसका व्याख्या कर दिया प्रश्न का कि फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे और 2 सदस्यों में के.एम. पणिकर नाम के सदस्य थे और एच.एन. कंजरू नाम के सदस्य थे, यानी यहां पर गोकुल भाई भट्ट जो थे वो सदस्य यहां नहीं थे। उसके पश्चात हमें जो नाम मिलता है वो डॉक्टर फजल अली आयोग की अध्यक्षता में आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है और उसी की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनता है और आजादी के बाद आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना और उसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके द्वारा भारत का क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था। उसे भाग नंबर 7 में संविधान में रखा, इसीलिए ये संवैधानिक पॉइंट है जो कि 238 नंबर अनुच्छेद के अंदर हमें मिलता है, जो वर्तमान में रिक्त पड़ा है क्योंकि उसने 1 नवंबर 1956 को अपना संपूर्ण कार्य किया और एक रिपोर्ट दी थी कि 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित बने थे। इसी के बाद ये क्या पड़ा है, रिक्त पड़ा है। उसके बाद हमने यहां पढ़ा है कि इस पॉइंट को आप एक क्रम से मेरे को बताओगे कि क्रमबद्ध तरीके से ये पॉइंट कैसे रहेगा। बाद में हमने पढ़ा है कि संवैधानिक तथ्यों में हम क्या क्या, राजस्थान का संबंध संवैधानिक तथ्यों से कहां है, तो वही अपने पढ़ रहे हैं कि राजस्थान बी श्रेणी का था, राजस्थान में सी श्रेणी का राज्य भी था एक अजमेर नाम से, और राजस्थान में बी और सी दोनों श्रेणियां थी, जबकि राजस्थान तो बी में ही था। राजस्थान स्थापना दिवस का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख इंपॉर्टेंट है और राजस्थान शब्द का विधिवत और वैज्ञानिक तरीके से जो प्रयोग किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसी में लास्ट अपने तीसरा पॉइंट है राजस्थान दिवस, इसलिए संवैधानिक पॉइंट के 6 पॉइंट राजस्थान के संबंध में है, इसलिए पढ़ने पड़ते हैं ये। यहां अपने साधारण राजस्थान के एकीकरण में जाना पड़ेगा इन बातों को जानने के लिए, इसीलिए हमने एकीकरण को साधारण बातों में बांटा और रियासतों में बांटा और चरणों में बांटा। जैसे ही चरण पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग, कौन से चरण में विधिवत वैज्ञानिक राजस्थान शब्द का प्रयोग और कौन से चरण में राजस्थान दिवस का आयोजन होता है और क्यों किया गया था। तो आधार में ध्यान, साधारण बातों में चरण कितने 7 थे एकीकरण के और समय 8, 7, 14 दिन। उधर आप पहले पढ़कर आए हो कि 1 नवंबर 1956 को हमारे 14 राज्य बनकर तैयार हुए थे और यहां आपने पढ़ा है कि एकीकरण में लास्ट में 14 दिन और लगे थे। प्रथम चरण आपने देख लिया 17-18 मार्च 1948 और अंतिम चरण आपने देख लिया 1 नवंबर 1956। और इसमें आप एक और पॉइंट पढ़ोगे सचिवालय यानी रियासती विभाग, तो उस पॉइंट को रियासतों में पढ़ लेंगे। अब रियासती बातें जो थी वो कितनी थी, रियासत 19 थी, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, एक वो था और ठिकाने कितने थे 3। इस प्रकार कुल इकाइयां कितनी हो गई थी 23 हो गई थी। यहां ध्यान रखना 23 इकाइयां मिलकर राजस्थान बनता है। उन रियासतों की कुछ साधारण बातें ध्यान रखना, बड़ी रियासत मारवाड़ और छोटी रियासत जो थी वो शाहपुरा थी और प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ थी और नवीन जो थी वो झालावाड़ थी। आपको द्वारा पता है कि एकमात्र रियासत थी जो अंग्रेजों द्वारा गठित थी और यहां जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर थी, जनसंख्या में यहां छोटी कौन सी थी, शाहपुरा थी। शाहपुरा कई बार आ रही है, देखो कि जिन्हें तोपों की सलामी नहीं थी उसमें भी शाहपुरा थी, किशनगढ़ थी। और सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली बीकानेर और मुस्लिम रियासत जो थी टोंक, टोंक को आज भी नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। और जाट रियासत जो थी वो 2 थी, एक भरतपुर और एक धौलपुर, यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली भी कौन सी थी, शाहपुरा थी। ये था अपना, दोबारा से अपने इसको रिवाइज कर लिया। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर करने की कोशिश करना। आप ही के लिए ये कार्य हो रहा है और बिल्कुल निःशुल्क सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है।